आज हम लोग वेक्टर के 4th लेक्चर पे हैं और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और भी जानेंगे। आज के क्लासेस का बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा जब आप 3D ज्योमेट्री भी पढ़ेगा, वहां पे मिलेगा। आज एक कोप्लेनर के भी कंसेप्ट पे थोड़ा सा बात चलेगा, ठीक है, कि कोप्लेनर क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन चलिए आज के क्लासेस को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से एग्जैक्टली लास्ट डे छोड़े, एकदम एग्जैक्टली वहीं से। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि हम रिपीट क्वेश्चन एक करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। लाइट वेट हम लोग नहीं जलाए ना आज सारे, भूल वाले। तो ठीक है, तो पढ़ाने में आदमी भूल जाता है। लो एक और कुछ। वो सब सिर्फ थ्योरी ही है। एडिशन वेक्टर और सब्ट्रैक्शन वेक्टर का और क्या होगा? क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या उस पर? इतना फिजिक्स तुम लोग पढ़े हो। चलिए, ये जो क्वेश्चंस बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं ये हम लोग लास्ट डे डिस्कशन कर चुके हैं और हम लोग फिर से यहीं से बात कर रहे हैं। अब फिर से रिपीट करें, ये जो टर्म्स सब दिख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। तो पहले हम लोग समझ A and B आर नन कोलिनियर वेक्टर्स। नन कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? जो वेक्टर्स लाइक या अनलाइक नहीं होता है वो आपका नन कोलिनियर वेक्टर होता है। या जिस वेक्टर का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री और अगर 180 डिग्री नहीं है तो वो वेक्टर आपका क्या होता है? नन कोलिनियर वेक्टर होता है। तो यहां पे आपसे बोल रहा है कि इफ a and b आर नन कोलिनियर वेक्टर्स एंड xa plus yb इज इक्वल टू 0, जहां पे x एंड y आर सम स्केलर। तो यहां से आप पूछ रहा है कि देन या प्रूव, आप यहां पे प्रूव वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रूव x इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। मतलब इनका कहना है कि अगर a और b नन कोलिनियर वेक्टर्स होगा और अगर ये कंडीशन दिया हुआ है, ए और बी अगर नन कोलिनियर और ये कंडीशन दिया हुआ है तो उस केस में x और y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। देखो ये पूरी तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो लॉजिकल क्वेश्चंस है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं है, सिर्फ लॉजिकली बात कर लेना है। तो देखिए, अगर आप ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि x और y 0 नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये आपका 0 नहीं है, तो अगर ये 0 नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और उस केस में अगर हम ये ऐसे कर ले तो ये ऐसे हो गया। तो आपको ये साफ दिख रहा है कि a को हम इन टर्म्स ऑफ b लिख पा रहे हैं। और ऐसा कहां पे लिखते हैं? ऐसा तभी लिखते हैं जब a पैरेलल टू b, a वेक्टर b के पैरेलल हो या a एंड b आर कोलिनियर हो, तभी हम ऐसा लिखते हैं। ओके, बट यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि a एंड b आपका नन कोलिनियर है। मतलब कि जो हम लोग कंडीशन जो कंडीशन लेके चले थे, अगर हम ये मान के चलेंगे तो ये मेरा कोलिनियर हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपका x 0 हो जाए और y 0 हो जाए। नहीं अगर ऐसा हुआ तब ये आपका क्या हो जाएगा? नन कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको नन कोलिनियर होने के लिए a और b को इन दोनों को 0 होना पड़ेगा और अगर नहीं करेगा तो वो कोलिनियर हो जाएगा। तो ये कंडीशन है जो आगे के कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को काम आएगा। दूसरा बात, क्या दोनों का 0 होना जरूरी है? तो अगर आप किसी एक को भी 0 करते हो, इफ x इज इक्वल टू 0, दैट केस में y भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चूंकि ये आपका क्या है, b एक वेक्टर है, तो ऑब्वियसली दोनों का मल्टीपल 0 दिख रहा है तो y को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये तो 0 नहीं है तो y ही 0 हुआ बना होगा, तभी इन दोनों का मल्टीपल 0 दिख रहा है। तो यानी इस केस में भी y 0 होगा। एक भी 0 करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये कंडीशन सही है। ए और बी अगर नन कोलिनियर वेक्टर्स होगा और ये कंडीशन अगर मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि एक्स और वाई को 0 होना पड़ेगा। ये लास्ट डे में हम लोग बात की थी।
चलिए अब एक टर्म्स पे हम लोग और बात करते हैं। आज की क्लास हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, काफी ही ज्यादा। अब जैसे देखते हैं आप देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर मिलके एक प्लेन डेवलप कर देता है, जानते हैं कोई भी दो वेक्टर। ये अलग बात है कि बचपन से हम लोग प्लेन का कंडीशन यही पढ़े थे कि एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो एक प्लेन डेवलप होता है। अब हम लोग समझ गए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर हम इसलिए लेते हैं कि हम लोग को चीज दिखाने में आसानी होता है, ठीक है। बट हम लोग अगर ऑब्लिक लाइन भी लेते हैं तो वो आपका एक प्लेन डेवलप कर देता है। तो इससे ये मतलब समझ में आया कि दो नन कोलिनियर वेक्टर, फिर से रिपीट करें, दो नन कोलिनियर वेक्टर कभी भी प्लेन डेवलप कर देगा। अरे भाई दो नन कोलिनियर वेक्टर ऐसे हो गया, कुछ ना कुछ एंगल डेवलप कर रहा है, तो एक प्लेन यहाँ पे डेवलप कर देगा। यहां तक क्लियर है? अब एक सवाल है कि अगर एक प्लेन में कितना डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है? डायरेक्शन वेक्टर को ही बोला जाता है। डायरेक्शन जो है, कई लोग इस वर्ड से कंफ्यूज कर जाते हैं, जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर को ही बोला जाता है। तो एक प्लेन में कितना डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, या एक प्लेन में कितना वेक्टर इंडिपेंडेंट होता है, कितना होता है आपके हिसाब से? बात समझ रहे हैं पहले आप? जैसे मान लो यही बोर्ड है, एक प्लेन है, तो उसमें कितना वेक्टर इंडिपेंडेंट होगा? कोई जवाब देगा? सपोज करो कि ये आपका एक प्लेन है, अलग अलग आंसर आया है। किसी ने दो बोला है, किसी ने इनफाइनाइट भी बोला है। अनुभव का कहना है इनफाइनाइट होगा। ओके, सलोनी का भी कहना है इनफाइनाइट होगा। और कोई कुछ बोलना चाहता है? अच्छा, मेरे इनफाइनाइट बोलने पे कई लोग आंसर देने लगे हैं। हम नहीं बोल रहे, वो नाम जो उनका बोल के बोल रहे हैं इनफाइनाइट बोलने वो लोग। एक दो बच्चों ने शायद दो भी आंसर दिया था, शायद आदित्य तिवारी ने दो दिया था और सत्यम ने शायद एक दिया था। ठीक है, मुझे ध्यान आ रहा है। तो और कोई कुछ बोलना चाहता है? अच्छा, एक और भावेश बोला कि भावेश ने अपना आंसर शायद बदल दिया, या पता नहीं इसके आंसर के साथ बदल। इन्फिनिटी हम भी हैं, भावेश का कहना है। और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? आदित्य अपने बात पे, आदित्य रॉय, कपिल देव एक पे टिके हुए कि एक इंडिपेंडेंट होगा। अच्छा, एक चीज, चलिए हम आपको आंसर थोड़ा सा इजी करते हैं, ऑप्शंस कम करते हैं। जैसे ये दो वेक्टर है मान लो, और रुको रुको, ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर मिलके क्या बनाया? एक प्लेन डेवलप कर दिया। तो दो इंडिपेंडेंट तो है ही, ये जो बना है ना, ये दो अलग इंडिपेंडेंट है। अरे ए को बी से क्या मतलब है? ए बी के टर्म में कब लिखाएगा पहले समझोगे? ए बी के टर्म में कब लिखाएगा? मान लीजिए वेक्टर बी है, ये ए है, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, तो हम बोलते हैं ए और बी डिपेंडेंट है। समझोगे? ए और बी डिपेंडेंट है। और ये कब हुआ? जब मामला कोलिनियर का हुआ। देखिए यहां पे समझने की कोशिश करिए। दूसरा बात बोलते हैं, ये ए है और ये बी है, और ये मान ली थीटा है, तो यहाँ पे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है। अब बोलेगा वो क्यों? वो इसलिए कि हम ए को बी के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम भले ए का कंपोनेंट बी में लिख सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हम ए को बी के टर्म में नहीं लिख सकते। देयर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। समझिए, ये पैरेलल था तो हम ए को बी के टर्म में लिख सकते थे। हो सकता है लैम्डा कुछ पॉजिटिव नंबर हो, 1/2 हो, 3/2 हो, 2/3 हो, माइनस में हो। अगर वेक्टर ऐसा हो गया तो माइनस में आने लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए और बी को एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कोई वेक्टर को अगर किसी दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो आपका डिपेंडेंट का मामला होता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई नन कोलिनियर वेक्टर ले ले हम लोग, तो जिसे एक प्लेन क्रिएट हो गया है, हम ए को बी के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम भले ए का कंपोनेंट बी, ए का कंपोनेंट हम लिख सकते हैं बी की तरफ, या बी का कंपोनेंट हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के हम लिख सकते हैं इसमें। बात समझिएगा, कंसेप्ट को समझिए। हम ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसके कंपोनेंट जो है इधर लिख दें, इसका कंपोनेंट हम इधर लिख दें। यही काम तो डॉट प्रोडक्ट का होता है। डॉट प्रोडक्ट दो ही काम तो करता है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, या एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ लिखना, बट वो कंपोनेंट होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ए एंड बी आपका इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम इनको एक दूसरे के फॉर्म में नहीं ले सकते। तो दो वेक्टर जब मिलकर प्लेन बनाता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है। तो अब मेरा सवाल फिर से, एक प्लेन पे कितने वेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं? एक वाला तो अब छड़ गया मामला, एक वाला कहानी खत्म।
अब बच्चा एक भावेश का कहना है कि 2 होगा। अपना बोलते एक बोलता है इनफाइनाइट काफी बेहतर है। चलिए अब हम बात करते हैं, आप लोग तो बात ही नहीं कर रहे। चल एक प्लेन में मान लीजिए सपोज करिए कि ये आपको चलिए अब देखिए मान लीजिए एक इस तरह का है और ये एक इस तरह का है सपोज, ठीक है। ये एक प्लेन क्रिएट कर दिया, हम लोग यहां पे एक वेक्टर ले लेते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं, मान लें कि वेक्टर सी। अब वेक्टर है तो मूव कर सकता है, ठीक है, एक वेक्टर है तो मूव कर सकता है। तो आप क्या करिएगा, इस सी को उठा के आप यहां पे ले आइए, जो इनका को इनिशियल पॉइंट है वहां पर उठा के ले आइए। देखिए हम अच्छा वाला वेक्टर बनाए तो आसानी से आ जा रहा है, आप किसी भी तरह का बनेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये दो वेक्टर मिलके ऐसे हो और यहाँ पे ऐसे हो इनिशियल, तो हम हो सकता है यहाँ पे ऐसे करके ले आए, मतलब आ सकता है, अगर देखा जाए तो वो आ सकता है। हम ये अच्छा वाला बनाए कि समझ में हमको बात आराम से आ जाए। ये आपका मान ली वेक्टर सी है। आप क्या करो, इसके पैरेलल में आप इसको लिख लो, ऐसे बना लो, बना सकते हैं, ये वेक्टर है तो इसके पैरेलल में बना सकते हैं, ये दोनों पैरेलल है। और सिमिलरली अगर ये है, अच्छा नहीं बना थोड़ा सा, और अगर हम इसको ऐसे कर दें तो थोड़ा सा अच्छा बनेगा, देखो, और इसको यहां से आप ऐसे कर दो, ऐसे, ठीक है, ओके। तो अगर ये ए है तो इसको आप यहां से यहां को आप बोल सकते हैं एक्स ए, अरे सम स्केलर, अगर ये ए है तो इस पार्ट को ओ ले लो, ए ले लो, बी ले लो, एक्स ए बोल सकते हैं। और अगर ये बी है, समझ लो अगर ये बी है तो इतने वाले पार्ट को आप एक्स वाई भी बोल सकते हो। तो आपको क्या लग रहा है देखकर, सी जो वेक्टर है वो क्या दिख रहा है, एक्स ए प्लस वाई बी। तो आप क्या देखें यहां पे, आप ये देखें कि इस वेक्टर को हम बाकी दो वेक्टर के टर्म में लिख पा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि एक प्लेन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक प्लेन में आपको दो वेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, एक प्लेन में। प्लेन जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे एक्स और वाई एक्सिस, है ना, उसी तरह का अगर एक प्लेन क्रिएट होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन ही इंडिपेंडेंट है, बाकी जो तीसरा डायरेक्शन होता है वो बाकी दो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। कहीं पर भी हम डालेंगे ना वो लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ये हम अच्छा वाला फिगर लगाएं कि आसानी से बात आपको समझ में आए, कि हम एक वेक्टर को दिखा दिए कि हम ए और बी के टर्म में लिख पा रहे हैं, वो उससे दिमाग से निकलना है, वो आईजे वाला फॉर्म तब निकल जाएगी कि, क्योंकि प्लेन तो ऐसे बनता है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं, लेकिन अब हम लोग वेक्टर आ रहे हैं तो हम किसी भी दो वेक्टर्स को लेके प्लेन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिक में तो होता ही है, कोई ऐसा बात तो है नहीं। तो ये क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो यहां से हम लोग क्या सीखे, कभी भी अगर इस तरह का कोई कंडीशन अगर आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि ये आपका कोप्लेनर है। तो एक आध लाइन हम आपको लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए, बहुत काम का लाइन है जो आगे काम आएगा कुछ जगह पे। तो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट कितना हो जाता है बाबू, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेक्टर कितना होगा प्लेन में, लिख ले पहले ये, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट
वेक्टर इन प्लेन आर टू, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेक्टर जो होगा प्लेन में 2 होगा। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक लाइन है, लिख ही ले, काम ही आएगा। मिटा दें इसको क्या, या इसको मिटा देते हैं, नीचे वाले को जो कितना में लिख लेंगे हम लोग, इसको हटा देते हैं। अच्छा चलो नीचे लिखने की कोशिश करते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ लिखिएगा इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, अगर आपको ये दे दिया कि ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है, तब क्या कर सकते हैं आप, देन वी कैन राइट, तब हम लिख सकते हैं एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अदर टू, बोलने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स बी प्लस वाई सी। आप चाहो तो बी को लिख सकते हो एक्स ए प्लस वाई सी, आप चाहो तो सी को लिख सकते हो एक्स ए प्लस वाई बी। लिख लो इसको ये एक तरह से कंडीशन है कोप्लेनिटी का, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। बहुत काम का चीज है, बहुत ही काम का चीज है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आया होगा। बात को अब आगे बढ़ाते हैं ये जो बात कर रहे थे वो प्लेन पे बात हो रहा था, अब हम थोड़ा स्पेस में जाते हैं। स्पेस के लिए आपको कितना वेक्टर चाहिए, 3 नन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए। 3 क्या चाहिए, नन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए। तो इससे आपको क्या बनेगा, स्पेस। अच्छा एक में हाथ आ गया मेरा, ठीक, बहुत दिक्कत होता है। देखिए एक वेक्टर और ये वेक्टर जरूरी, क्या तीनों परपेंडिकुलर होना जरूरी है, क्या तीनों परपेंडिकुलर होना जरूरी है, नहीं जरूरी, ये ऑब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, क्यों परपेंडिकुलर लेते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर लेते हैं जिससे हम लोग आसानी से किसी चीज को रिप्रेजेंट कर पाए, ऑब्लिक लेने से भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और चीज समझिएगा, किसी भी स्पेस में कितना डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, 3। किसी भी स्पेस में कितना डायरेक्शन, अब देखिए हम आपको एक सिंपल सा बात बता रहे हैं। आप एक पैरेललोपाइड के बारे में बात करते हैं आपको, या कोई क्यूबाइड आप देख लीजिए। ठीक है, क्यूबाइड हम इसलिए नहीं बोलना चाह रहे थे ना कि क्यूबाइड 90 डिग्री बनाता है, एंगल हो 90 डिग्री बनाता है, क्यूबाइड इसमें बोला नहीं चाह रहे थे, बट चलिए हम क्यूबाइड ही रख के सोचते हैं। क्यूबाइड के अंदर अगर आप कुछ भी रख दीजिएगा ना, कोई एक तीर वीर, तो उसको हम बाकी 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम ऐसा पहले लिख के दिखाए भी हैं, ऐसा पहले भी लिख के दिखाए, अभी फिर से लिख के दिखा देंगे। तो हम जरूरी नहीं है कि हम लोग एकदम क्यूबाइड लें। अगर मान लो देखो, 2 वेक्टर से, ध्यान दोगे 2 वेक्टर से पैरेललोग्राम बनता है, ऊपर वाला मिला लेना, ऐसे तो देख लो, है ना। ये आप मान लो 2 वेक्टर है, तो 2 वेक्टर से क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। और 3 वेक्टर जो होता है, मान लो ऐसा 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर है, ठीक है, 1 2 3, 3 नन कोप्लेनर वेक्टर है, तो इससे जो बनता है उसको बोलते हैं पैरेललोपाइड। क्या बोलते हैं, याद रखोगे, ये मिलता है फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो 3 वेक्टर से क्या मिलता है आपको, पैरेललोपाइड। तो सवाल तो एक स्पेस में कितना वेक्टर इंडिपेंडेंट होता है हमारा, एक स्पेस में 3 वेक्टर हमारा इंडिपेंडेंट होता है, जिसे समझ लो कि मिलके बना है वो। तो चलिए हम उस पर भी थोड़ा सा काम कर लें, ठीक है, हल्का सा काम कर लेते हैं। अब तो अब समझ में आ गया, प्लेन से तो अच्छे से, प्लेन में क्या होता है, 2 वेक्टर से क्या बनता है, पैरेललोग्राम। 3 वेक्टर से क्या बनता है, 3 नन कोप्लेनर वेक्टर से क्या बनता है, पैरेललोपाइड। समझ में आया। सपोज करिए कि एक हम इस तरह का ले लो, ओके, तो अभी तक हम लोग 90-90 करके बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कौन है, ये है ए, ये कौन है आपका
बी, और ये कौन है? सी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है नहीं, लेकिन आईजे के ले लेंगे, परपेंडिकुलर तो है नहीं। अब सपोज करिए कि यहां पे कोई वेक्टर डी है, इसको क्या किए, उठा के हम यहां पे ले आए कोइनिशियल पॉइंट पे, ठीक है, इसको हम कोइनिशियल पॉइंट पे लेकर आ गए। ये सब इजी है, हम बोल के भी निकल सकते थे, लेकिन आप थोड़ा टाइम इसे देते कि वो दिमाग में बैठ जाए बात। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में आएगा ऐसा क्या जरूरी है कि ये वेक्टर जिस लेंथ का है, वेक्टर है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, उतना ही एकदम पक्का पक्का फिक्स हो जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको ले आएंगे, उसके बाद पैरेलल बना देंगे, वो तो कर सकते हैं ना। पैरेलल तो बनाना अपने हाथ में है, तो हम इसको पहले लाएंगे, अब बाद में हम पैरेलल बना देंगे। तीन डायरेक्शन हमारे पास होगा ए बी सी, और यहाँ पे उठा के ऐसे कोई डायरेक्शन होगा, हम दिखा देते हैं आपको, थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा, ये है ऐसे आएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ले आएंगे, ऐसे ही हमसे बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, लेकिन ट्राई करते हैं। 95% उम्मीद है कि हम फेल कर जाएंगे, लेकिन फिर भी चलिए, ठीक है। और भूल गए कैसे बनेगा, ठीक है, मिल गया, अरे बना दिए, थोड़ा बहुत बन गया, थोड़ा बहुत बना दिए, लो इसको इससे मिला देते हैं, बना दिए, नहीं बना, लग रहा ना थोड़ा बना हो, ठीक, कोशिश की, बन गया। तो चलिए, मतलब हम इसको बाद में उठा, पहले ले आएंगे, उसके बाद पैरेलल बना देंगे, वो तो अपनी मर्जी पे है। तीन हम एबीसी ले लेंगे, उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं। खैर चलिए, यहां पे देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, समझते हैं। अगर ये ए है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट कितना होगा, x से, है ना, और अगर ये बी है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, वाई बी, और ये अगर सी है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, जेड सी। तो काम करते हैं, ये आपको लग रहा है कि ये जेड सी हो जाएगा, और आपको ये लग रहा है कि वाई बी हो जाएगा। अगर ये जेड सी है, ये जेड सी है, तो ये लग रहा है कि ये भी जेड सी हो जाएगा। तो अगर ये अगर वाई बी है और ये जेड सी है, तो ये वाला नोटिस करिए, ये आपको हो जाएगा वाई बी प्लस जेड सी। तो अब आपको नहीं लग रहा कि ये एक्स ए है, ये वाई बी प्लस जेड सी है, तो ओपी जो कि डी के बराबर है, कितना हो जाएगा, एक्स ए प्लस वाई बी। ये पहले भी हम लोग किए हैं, कोई नया चीज नहीं है, आराम से हो गया। तो ये दिखाना हम लोग वो था कि जो चौथा वेक्टर है बाकी तीन वेक्टर के फॉर्म में आ गया। तो यानी कि एक स्पेस में हम लोगों के पास जो वेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं वो कितने होते हैं, तीन वेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो चौथा वेक्टर या डायरेक्शन जो भी बोलो वो बाकी तीन में आ जाता है। ये ध्यान रखने वाला बात होगा, आगे कई टर्म्स में इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। और कई अच्छे क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक टर्म और हम देख लेते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन पाएंगे, मिटाते हैं इसको। जैसे देखो, इफ ए बी सी, ध्यान से देखोगे, आर नन कोप्लेनर वेक्टर and xa plus yb plus zc is equal to 0, then prove that x is equal to y is equal to z is equal to 0। आप ध्यान दोगे, इस तरह का हम लोग एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किए थे, आज स्टार्ट किए थे यहीं से। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ एबीसी आर नन कोप्लेनर वेक्टर, आप समझ गए, वो ये स्पेस क्रिएट करेगा, एबीसी एक नन कोप्लेनर वेक्टर है, इसके अंदर की एक स्पेस क्रिएट करेगा, एंड xa प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0। और कभी भी अगर ऐसा कंडीशन देगा, ये कम से कम 50 बार आपको ये कंडीशन आगे आने वाले टाइम में मिलने वाला है।
इतना मेहनत तो समझ लीजिए कि यही सब चीज को बताने के लिए किया गया है। ABC are non-coplanar vector and XA plus YB plus ZC is equal to 0, then prove that X is equal to Y is equal to Z is equal to C. देखो हम इसी को लेके चलते हैं, XA plus YB plus ZC is equal to 0. ये नॉन कोप्लेनर है तीनों, मतलब स्पेस क्रिएट कर रहा होगा। मान लेते थोड़ी देर के लिए कि लेट X is equal to Y is equal to Z is not equal to 0, मान लेते हैं कि 0 नहीं है, बेहतर है बराबर नहीं लिख सकते, ये आपका 0 नहीं है मान लेते हैं। क्लियर? अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि क्या हम कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या हम a को ऐसा लिख सकते हैं, देखो अगर ये 0 नहीं होगा तो कुछ स्केलर होगा, अगर ये कुछ स्केलर होगा तो माइनस वाई बाई एक्स बी माइनस जेड बाई एक्स सी बाई ए सी। अगर ये कुछ स्केलर है, समझोगे ये कुछ स्केलर है, ये भी कुछ स्केलर है, तो आपको ऐसा नहीं फील आ रहा है कि a को हम लोग क्या कर रहे हैं, b और c के फॉर्म में लिख रहे हैं। और ऐसा कब करते थे याद है, जब ये क्या हो जाता था कोप्लेनर, याद करो जब ये कोप्लेनर हो जाता था, यानी कि अगर आप इस चीज को मानते हो तो ये कोप्लेनर हो जाएगा। देखिए लॉजिकल बात है, ये सब समझना है। तो इसका मतलब कोई कन्वर्ट, जो बात लेके आप चले थे उसको कन्वर्ट कर जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल 0। तो हम लिख सकते हैं बट गिवन है कि ए बी सी आर नन कोप्लेनर, और इस स्टेटमेंट से साफ लग रहा है कि ये कोप्लेनर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि तब x y और z को क्या होना पड़ेगा, 0। क्लियर है? इसको लिखना है या जो भी करना करिए, बहुत काम का चीज है, आगे आने वाला है, मिलेगा बहुत जगह पे और यूज करेंगे हम लोग इसको। चलिए बढ़ते आगे, बात को आगे ले आते हैं, मिटाई जाए इसको। एक दो क्वेश्चंस करते हैं और फिर एक छोटा सा थ्योरी बता के फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर एक और थ्योरी पे काम करेंगे। क्वेश्चन है, चलिए the vectors a and b, the vectors a and b are non-collinear, non-collinear. Find for what value of x, what value of x the vector c x minus 2a plus b and d 2x plus 1 a minus b are collinear. क्वेश्चन पहले पढ़ लिया आराम से। a और b आपका नॉन कोलिनियर वेक्टर है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वेक्टर c and d are collinear, c and d are collinear। ये क्वेश्चन है। a और b आपका नॉन कोलिनियर है ना, a और b आपके पास जो है वो नॉन कोलिनियर है। Find for what value of x the vector c and d are collinear। अच्छा आप पढ़े हैं ना कि अगर दो वेक्टर a and b, हम एग्जांपल पे देख रहे हैं, कोलिनियर होगा तो ये कब होगा, एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब तो यहाँ पे गिवन है, क्या दिया हुआ यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे दिया हुआ कि c and d आर कोलिनियर।
ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है द वेक्टर सी एंड डी आर कोलिनियर, और तब आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी कि गिवन आपके पास है, देखिए दिया हुआ है कि सी एंड डी आर कोलिनियर दिया हुआ है, ए और बी नॉन कोलिनियर है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, जहां पे दिया हुआ है सी एंड डी आर कोलिनियर। तो सी एंड डी अगर कोलिनियर होगा तो सी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू लैम्डा डी। व्हाट इज सी? x minus 2a प्लस b इज इक्वल टू लैम्डा डी के लिए आ रही है 2x प्लस 1 इंटू a माइनस b। ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू लैम्डा a एंड माइनस लैम्डा b। सबको उठा के दिलिए, x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 1 लैम्डा उठा के इधर लें, और ये आपको दिख रहा होगा a, और b या 1 प्लस लैम्डा b इज इक्वल टू 0। सबको एक तरफ उठा के लिया। अच्छा, एक चीज नोटिस करो कि ए और बी क्या है, नॉन कोलिनियर है। गिवन आपके पास है कि ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। इसका ये मतलब हुआ कि ए बी के टर्म में नहीं आना चाहिए, ए और बी नॉन कोलिनियर दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए बी के टर्म में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअली इनको 0 होना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसको 0 किया, और लैम्डा इज इक्वल टू -1, और x माइनस 2 माइनस 2x, ओके देख लो, ठीक है, x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 1 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -1। तो अगर -1 यहां रखोगे कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1, -2 प्लस 1 -1 यानी 1, तो x इज इक्वल टू 1/3। क्या निकालना था? फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू 1/3। टफ था, लेकिन आप देखिए, अगर वो दो कंसेप्ट हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल आता। उसी कंसेप्ट पे बेस किया हुआ क्वेश्चन है पूरा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो कोलिनियर है। एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिखा रहा है तो वो कोलिनियर है, और एक वेक्टर अगर दो वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो मतलब वो कोलिनियर है। तो अब क्वेश्चन को आपको पकड़ना है। क्वेश्चन बोला था कि ए और बी नॉन कोलिनियर है, मतलब ए को हम लैम्डा बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ। सिंपल सा बात है, म्यू बी या कुछ भी कर दो, नहीं लिख सकता। तो फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द वेक्टर सी एंड डी आर कोलिनियर। तो एक्स का वैल्यू बताइए जिसके लिए सी और डी कोलिनियर होगा। सी और डी अगर कोलिनियर होगा तो सी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम ऐसा कुछ किए और कुछ नहीं है, फिर हम लोग देखें कि ए और बी कुछ इस तरह का आ गया, और यहाँ पे लिखा है कि ए और बी नॉन कोलिनियर है, मतलब ए को हम बी के टर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि इसको और इसको 0 होना पड़ेगा, अगर 0 नहीं करेगा तो उसके टर्म में लिखा जाएगा। तो देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा, सिर्फ सोच के बनना क्वेश्चन। कहाँ टफ है बोलिए? बढ़े आगे, उसी थ्योरी पे बना, एक थ्योरी और है उसको कर देते हैं। छोटा सा थ्योरी इसी पे बेस किया हुआ है। समझ में आया ठीक से आप लोगों को? बोला बोला करिए आप लोग, एकदम जाइएगा नहीं, डॉट पर डॉट करेंगे, ठीक है। लेकिन बोर तो नहीं हो रहे होंगे, चीज अच्छा चीज आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप बोर नहीं होइएगा। लेकिन जहाँ थ्योरी है वहां थ्योरी तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा पढ़ाते हैं भाई,
ऐसा क्यों आप लोग बोल रहे हैं? हंसता है लोग, नहीं अच्छा पढ़ाता है, चलो ठीक। एक बात हम आपको और बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि एक वर्ड आता है लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं पहले हम आपको बता दें। मतलब जनरली एक बच्चा बोला नेटवर्क डेड हो रहा है, तो मतलब मेरा नेटवर्क ठीक है ना यहाँ का, यहाँ से प्रॉब्लम तो नहीं नेटवर्क को है। ऑल क्लियर, चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है ठीक है, आगे आगे हो गया मतलब जहाँ पे बात करना है वहां पे नहीं कुछ बात करता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव के बारे में। हम लोग क्या सीखे थे कि अगर एक वेक्टर को हम दो वेक्टर तीन वेक्टर अगर मान ली कोप्लेनर है, तो हम एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट को यूज करके एक कंसेप्ट हम आपको और बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, हेडिंग आप दे सकते हैं, थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है, ये हेडिंग है। मान लेते हैं कि वो वेक्टर आपका ए बी एंड सी है ना। लेट ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, ठीक है, ओके। तो ए को हम थोड़ा सा मान लें। अच्छा, ए अगर वेक्टर है और ये स्पेस की बात हो रही है, जो भी बात हो रही है, तो ए का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा। तो A1I, A2J, A3 के होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर बी वेक्टर की बात करें, ये हो जाएगा B1I प्लस B2J प्लस B3 के। एंड सी की बात करें तो C1I प्लस C2J एंड C3 के। देख सकते हैं, वेक्टर है तो लिखा जा सकता है। अब देखिए, एबीसी अगर कोप्लेनर है तो इसका मतलब है कि आप ए को क्या या सी को किसी को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते थे, गिवन आपके पास है ए बी सी आर कोप्लेनर, तो आप ये लिख सकते थे सी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। एक्स और वाई तो कहीं भी यूज नहीं किए हम लोग, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे। देखो तो सी को लिख सकते हो आप C1I प्लस C2J C3 के, एंड दिस इक्वल टू एक्स ए को लिख सकते हो आप A1I प्लस A2J A3 के, और बी को लिख सकते हैं आप B1I प्लस B2J प्लस B3 के। एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जो लिखने जा रहे हैं, एक्स A1 नोटिस करिएगा, Y B1, इसको उधर उठा के लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस C1I। बड़े आगे फिर आइए आप, एक्स A2 प्लस Y B2 माइनस C2 J and what x A3 y B3 minus C3 K, and this equal to 0। यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी हो कहीं पर भी? तीन वेक्टर है लिए हम जो कोप्लेनर है, तो हम इस वेक्टर को कोफिशिएंट फॉर्म में लिखे, मतलब आई के रिस्पेक्ट में, जे के रिस्पेक्ट में और के रिस्पेक्ट में लिख दिए। ये लिख सकते थे, किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है। अब उसके बाद अगर ये कोप्लेनर है तो हम किसी भी वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जितना हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग का ये फॉर्म आ गया। अब देखिए एक चीज और नोटिस करिए, ये जो आपको दिख रहा है ये आई है, ये आई का कोफिशिएंट दिख रहा है, ये जे है, जे का कोफिशिएंट दिख रहा है, और ये के है, के का कोफिशिएंट दिख रहा है। तो आपको लग रहा है कि आई इधर होता है, जे इधर होता है और के इधर होता है, और आई जे के जो होता है
वो नन कोप्लेनर होता है। तो अगर आपका आई जे और के अगर नन कोप्लेनर होगा तो इसका मतलब है कि इस पार्ट को 0 होना पड़ेगा। अगर 0 नहीं होगा तो आई जे और के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो कोऑपरेटिव नन कोऑपरेटिव खत्म हो जाएगा इसका। तो यानी कि अगर आई जे के आर, ये तो एकदम नोन बात है कि नन कोऑपरेटर होता है, क्योंकि इनका डायरेक्शन तो एकदम क्लियर है। तो अगर ये नन कोऑपरेटर है तो इसमें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि एक्स ए वन प्लस वाई बी वन माइनस सी वन इज इक्वल टू 0 and x a2 plus y b2 minus c2 is equal to 0 and x a3 plus y b3 minus c3 is equal to 0। पहले हम लोग इतना बात करेंगे, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके, इसी के ऊपर बेस करना बात करना फिर हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग 3 वेक्टर कोप्लेनर थे उस पर बात करना स्टार्ट किए। हम लोग मान लिए कि एबीसी 3 वेक्टर है जो कोप्लेनर है, और एबीसी को इस फॉर्म में लिखें, लिखा जाता है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत फिजिक्स में आप लोग किए हैं इस तरह का काम। तो हम लोग ये 3 वेक्टर ले लिए। अब देखिए अगर ये कोप्लेनर है तो किसी भी वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर के फॉर्म में लिख जाता है। अब समझ में आया इतना मेहनत काहे लगी थी पीछे हम लोग? यही सब के लिए मेहनत किया गया कि आपको हर स्टेप समझ में आए कि स्टेप्स बन कैसे रहा है। ठीक है, हम याद कराने की कोशिश बिल्कुल नहीं किए। एक होता है कि हम याद करा देते कि ऐसे ही होता है, और 3D में आपको ये पढ़ना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 3D में पढ़ना है आपको। एबीसी आपका कोप्लेनर है तो हम एबीसी को ऐसा मान लिए, अगर ये कोप्लेनर है तो किसी भी वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अगर कोप्लेनर है तो हम लोग यही काम किए, यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद क्या किया, सारे को एक तरफ ले आए और आई जे के टर्म में एक आपको इक्वेशन दिख रहा है या जो भी दिख रहा है वो दिख रहा है। देखिए हम लोग को पता है कि आई जे और के, आई एक्स की तरफ दिखाता है, जे वाई की तरफ दिखाता है और के जेड की तरफ दिखाता है। तो इसका मतलब है कि ये नन कोप्लेनर 100%, ये बात हमको पता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं किसी को, ये नन कोप्लेनर का मामला है। तो अगर ये नन कोप्लेनर है तो हम लोग पढ़े थे कि एक्स ए, याद करिए, एक्स ए वाई बी और जेड सी इज इक्वल टू 0, और एबीसी अगर नन कोप्लेनर है, याद करिए हम लिखवाए थे, आज ही के क्लास का ये मामला है, नन कोप्लेनर है तो एक्स वाई और जेड को 0 होना पड़ेगा, और अगर नहीं कर पाइएगा 0 तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के फॉर्म में चला जाएगा जिससे वो कोप्लेनर हो जाएगा। तो यानी कि आपको इसको 0 करना जरूरी है, मस्ट है। तो आपको ले देके ये कंडीशन आया। अच्छा ये देखने से लग रहा है एक्स और वाई का 3 लाइन का इक्वेशन आ गया, चेक करिए, इसको मिटाएंगे, थोड़ा सा जगह चाहिए। ठीक है, चेक करिए ना, ये तीनों लाइन दिख रहा है आपको, एक्स ए वन प्लस वाई बी वन माइनस सी वन इज इक्वल टू 0, एक्स ए टू प्लस वाई बी जो भी है दिख रहा है आपको, यानी कि अच्छा, और यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर ये ध्यान से नोटिस करिएगा, एबीसी अगर कोप्लेनर है तो हम इसको ऐसे लिखें, यानी एक्स और वाई सम स्केलर होगा। एक और चीज नोटिस करिए, एक्स और वाई सम स्केलर होगा, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर देखिए, तो एक्स और वाई 0 तो नहीं होगा, अगर 0 होगा तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई एक्स और वाई का कोई वैल्यू आएगा, और एक्स और वाई का जो भी वैल्यू आएगा, मान ली इन दोनों से जो भी वैल्यू आया, इससे निकल के इसको सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों से जो भी वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, वो आपको तीसरे वाले में सेटिस्फाई करेगा, करेगा। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा कि तीनों लाइन हो गया एक तरह से, अब ये देख रहे कंकरेंसी ऑफ लाइन हो गई, और कंकरेंसी ऑफ लाइन के लिए क्या फॉर्म होता है, A1 B1 C1
A2 B2 C2 and A3 B3 C3 is equal to 0। ऐसे भी आप एक्स वाई निकाल के जब यहाँ पे पुट करिएगा ना, तो फाइनली ये अपने आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में डेवलप कर जाएगा। यहाँ से एक्स और वाई सॉल्व कर लीजिए, ए और बी के टर्म में आएगा, और उसको उठा के आप यहाँ पुट कर लीजिए, और फिर जब इसको थोड़ा कोशिश करिएगा तो अपने आप वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चल जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो यानी हम लोग क्या सीखे कि अगर एबीसी कोप्लेनर होगा, अगर ये कोप्लेनर है, देखिए ना, सिंपल, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 का रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, आप चाहते तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते थे, A1 A2 A3, पढ़े आप डिटर्मिनेंट में, बेसिक डिटर्मिनेंट है ये। इसको उठा के इधर कर लिए, इसको उठा के इधर कर लिए, इसको उठा के इधर कर लिए। तो देखिए क्या सीखे, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होता है तो आईजेके का जो कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है। यानी फ्यूचर में कभी अगर आपको प्रूफ करने दे दे कोई वेक्टर्स को कि ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है, प्रूफ करो, और इस फॉर्मेट में अगर आपको दिया हुआ है, ये फॉर्मेट है, तो प्रूविंग बड़ा आराम हो गया। कुछ नहीं करिए, कोएफिशिएंट को डालिए, डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, डिटरमिनेंट का अगर रिजल्ट 0 दे देता तो कोप्लेनर हो गया। और कोई चीज जबरदस्ती नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम लिख दिए, ठीक है। अब जगह कम है, टाइम कम है, जो भी बोलिए, हम चाहें तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, और पीछे प्रूफ किए हैं, वेक्टर्स में नहीं किए हैं, लेकिन पीछे हम प्रूफ किए हैं, ये बात कहीं ना कहीं इस चीज को भी दिखाए हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल के इसमें पुट करो, एक लाइन एक बड़ा सा इक्वेशन डेवलप करेगा, उसको आप चाहो तो इसको मतलब कैसे आएगा मालूम, A1 B2 A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 फिर वैसे वाला, फिर A3 ऐसे वाला, तुम इसको करो वैसे ही एक इक्वेशन डेवलप, मतलब उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा है। समझ में आया? बेस कुछ नहीं समझ में आया तो बस एक ही बात समझना है कि तीन वेक्टर अगर आपको दे देता है और कोप्लेनर का बात ये लोग करता है, तो कुछ करना नहीं, उसका कोएफिशिएंट को रखिए डिटरमिनेंट के अंदर, सॉल्व करिए, अगर उसका रिजल्ट 0 आता है तो मतलब वो, ठीक है। यहाँ से यही बात हम लोग सीख के निकलना है, ये कैसे आया बट वो हम आपको दिखाए हैं, ठीक है। यहाँ तक मिटा देते हैं इसको, ठीक है। देखिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हल्का से 2 मिनट लगेगा। एबीसी कोप्लेनर था, तो हम लोग क्या किया, अगर ये कोप्लेनर है तो कोई भी वेक्टर किसी भी दो वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्स एंड वाई आर सम स्केलर्स, लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, जब हम इसको इस फॉर्म में लिखें, हम वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिए, वेक्टर को इस फॉर्म में लिखें, तो फिर हम क्या किए, थोड़ा सॉल्व किए, और आईजेके के फॉर्म में एक बड़ा सा इक्वेशन डेवलप किया। हम लोग को पता है कि आईजेके नन कोप्लेनर है, नन कोप्लेनर तो हमने एक कंसेप्ट पढ़े थे, इस तरह का कोई कंसेप्ट पढ़े थे कि अगर एबीसी नन कोप्लेनर होगा तो इंडिविजुअल पार्ट 0 होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगा, यही दिक्कत आएगा कि ये आपका कोप्लेनर बन जाएगा, और हम लोग को अच्छे से पता है कि ये कोप्लेनर तो नहीं है, तो आई को हम जे और के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये और ये 0 होगा। जैसे ही हम इसको इधर लेके आए, मेरे को लाइन दिखने लगा एक्स और वाई में, मतलब ये वेरिएबल्स है और इसमें हमारे पास 3 लाइन है, या उसी तरह का 2 वेरिएबल पे 3 इक्वेशन है, तो मतलब ये कंकरेंसी का मामला है। सिंपली अगर दो से एक्स और वाई निकाल कर अगर तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये कंकरेंसी का मामला है। ओके, तो हम लोग क्या किए, सिंपल सा यहाँ पे ऐसे किए, और उसके बाद हम लोग यही बात बोले कि अगर हम लोग पढ़े थे कभी 2D में कि अगर 3 लाइन कंकरेंट होता है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, पढ़े थे। फिर भी अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो एक्स और वाई का निकाल के यहाँ पुट करिए, और उसके बाद जो इक्वेशन आएगा देखिएगा इस फॉर्म में वो होगा, सॉल्व करिए तो इसी फॉर्म में आएगा। तो हम लोग यहाँ से कंसेप्ट सीख के निकले कि भाई अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उसका डिटरमिनेंट, उसके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादातर हम लोग को प्रूविंग इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको। ये क्लास जो आज का है वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने मिलता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कह रहे, क्वेश्चन है लिखिएगा, ABC are 3 non-zero vectors A, B, A, B, C are 3 non-zero vectors such that
such that any two of them are non-collinear, if A plus 2B is collinear with C and B plus 3C is collinear with A, then prove that A plus 2B plus 6C is a null vector. चलो आप क्वेश्चन एक बार देख लो. देखिए यहाँ पे क्या है, ABC are three non-zero vectors. ABC are three non-zero vectors such that any two of them are non-collinear. मतलब इनका कहना है कि ABC यहाँ पे बोला कि ABC are three non-zero vectors such that any two of them are non-collinear. मतलब A B के साथ कोलिनियर नहीं है, B C के साथ कोलिनियर नहीं है, C A के साथ कोलिनियर नहीं है. बात समझ, कोई एक दूसरे के साथ कोलिनियर नहीं है. मतलब A को हम B के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, B को C के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, C को A के टर्म में नहीं लिख सकते. इसका मतलब यही है. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे बोला कि A plus 2B इज कोलिनियर विद C. मतलब इसको हम लैम्डा से लिख सकते हैं. मतलब ये जो है C के साथ कोलिनियर है, तो A plus 2B को हम लिख सकते हैं ऐसे. फिर आगे बोलता है कि B plus 3C इज कोलिनियर विथ A, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, B plus 3C इज कोलिनियर विथ A. ये देखिए, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको. ये देखिए दो चीज दिया हुआ है, तो आपको बोलता है कि प्रूफ करें कि A plus 2B plus 6C इज अ नल वेक्टर. तो प्रूफ करें कि A plus 2B plus 6C इज अ नल वेक्टर. मतलब आपको ये प्रूफ करना है. अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर लैम्डा का वैल्यू -6 आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा? अरे लैम्डा का वैल्यू अगर -6 हम निकाल लें, नोटिस करो, तो ये -6 ही हो जाएगा. इसको उठा के इधर ले आएगा तो A plus 2B plus 6C 0 हो जाएगा. अच्छा यहां से देखो, म्यू का वैल्यू अगर -12 निकाल लें, तो -12 निकालो तो 2 इधर आ जाएगा, 2B plus 6C, और ये -A, इसको उठा के इधर ले, तो आ गया वो. यानी अगर हम ये दिखा दें कि म्यू मेरे पास -12 है, या हम ये दिखा दें कि लैम्डा मेरे पास 6 है, तो काम बन जाएगा. अच्छा, इसमें एक और कंडीशन दिया है कि ABC आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट एनी टू ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर. हम एक काम करते हैं, हम इसको किसी दो वेक्टर के फॉर्म में लेकर आते हैं, कोई भी दो वेक्टर. तो एक काम करते हैं, हम यहां से B के वैल्यू को निकाल कर उसमें पुट कर लेते हैं. देखो ये A हो गया, ध्यान दोगे, +2. B का वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, तो B का वैल्यू यहां से हो जाएगा म्यू A -3C. तो ये हो जाएगा म्यू A -3C लैम्डा से. A plus 2 mu A minus 6 C is equal to lambda C. अब देखो ना, यहां से 1 plus 2 mu A, और इसको उठा के ले आओ या उधर लेके चल जाओ, मर्जी आप. चलो इधर ही ले आते हैं. तो -6 plus lambda, ठीक है, C is equal to 0.
तो आपके पास गिवन है कि A एंड C आर नॉन कोलिनियर। इसका मतलब है कि A को हम C के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे तो आ रहा है AC के टर्म में। इसका वन प्लस टू म्यू तब 0 होना चाहिए, और -6 प्लस लैम्डा भी 0 होना चाहिए। तो यहां से म्यू का वैल्यू -12 होगा, और यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू -6 होगा, और आई थिंक प्रूफ। तो आप इसको रख दीजिए, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। टफ है। ABC are three non-zero vectors such that, देखिए कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन दिक्कत करेगा। ABC are three non-zero vectors such that any two of them are non-collinear. If A plus 2B is collinear with C, मतलब ये collinear C के साथ है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे। B plus 3C is collinear with A, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते थे। प्रूफ करना है कि ये नल वेक्टर होना चाहिए। साफ दिख रहा है कि लैम्डा का वैल्यू -6 हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा, और म्यू का वैल्यू अगर -12 होगा तब भी प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे A एंड C, यहाँ पे बोला गया कि कोई भी दो वेक्टर नन कोलिनियर है, मतलब कोई किसी भी दो वेक्टर को एक दूसरे के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट का फायदा उठा के यहाँ से हम B का वैल्यू उठा के उसका पुट कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि फाइनल जो सिचुएशन आया कुछ ऐसा आया कि एक वेक्टर दूसरे के फॉर्म में लिखा रहा है जबकि वो मना किया है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सिंपल सी बात है कि इसको 0 होना पड़ेगा, 0 नहीं होगा तो ये दोनों कोलिनियर हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को 0 पे यहाँ से लैम्डा म्यू कोई भी वैल्यू निकल गया और वहां से वो प्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इजी था। देखिए अगर ये थ्योरी जो हम आज बताए नहीं बताते तो ये सब क्वेश्चन स्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि उसको बनाने के लिए ये सब बात समझना जरूरी था, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे थे हम। इसी को लीनियर कॉम्बिनेशंस भी बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स बोलते हैं। चलिए एक लास्ट टर्म्स खाली करके हम लोग डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स में आ जाते हैं। मिटाया जाए इसको। अच्छा जैसे मान लिया आपको ऐसे कुछ दे दिया, सपोज करिए कि प्रूव दैट 3A minus 7B minus 4C and 3A minus 2B plus C and A plus B plus 2C are coplanar। ठीक है, मान लिया प्रूव करने वाला। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट हम बोल के निकलते हैं इसमें। अब देखिए ज्यादातर हम लोगों को आई जे और के में देखने की आदत है चीज का, लेकिन अब हम लोग को समझ में आना चाहिए आई जे के तभी आता है जब आप परपेंडिकुलर रखते हैं। अगर ऑब्लिक टाइप का अगर आपका मान ली आ गया, ठीक है, स्पेस उस तरह का बनने लगा तो हो सकता है एबीसी में स्पेस बना, और तब कोऑपरेटिव का ये लो बात कर रहा हूं, तो वैसे केस में आपको आई जे के ना देके एबीसी भी दिख सकता है। तो उस फॉर्म में कोप्लेनर का बस एक ही कंसेप्ट है भाई, A3 ये -7 ये -4, ये 3 ये -2 और ये 1, और ये 1 1 और 2, इसको आप सॉल्व करो। अगर ये 0 आ गया तो लिख देंगे कि कोप्लेनर। क्लियर है? पक्का? देखिए खाली ये देखना चाहिए कि ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये क्या होना चाहिए? वेक्टर। और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो मतलब इसको हम लोग वेक्टर ही मान लेंगे। अब इसे एक क्वेश्चन और इसी टाइप का हम दिखा देते हैं। एक इसी तरह से प्रूफ पोजीशन वेक्टर, देखिए लिख दिया वो 2A
प्लस 3b माइनस c, a माइनस 2b प्लस 3c, 3a प्लस 4b minus 2c, and a minus 6b plus 6c are coplanar. जैसा कि हम पिछले क्लास में भी आपको हम बताए हैं कि पोजीशन वेक्टर से कोई काम नहीं होता है। पोजीशन वेक्टर मतलब सिंपली आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। उसको वेक्टर बनाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, उसका एक एक्सट्रीमिटी ओरिजिन हो जाएगा। यानी कि आपको यहां से क्या मिलेगा, मान लीजिए OA 2a प्लस 3b माइनस c, फिर आप निकाल लो यहां से OB, निकालना क्या, ये तो है ही a माइनस 2b प्लस 3c, फिर आप निकाल लो OC, OC हो जाएगा आपके पास 3a प्लस 4b माइनस 2c। एंड ये दिमाग में अगर बात बैठा लोगे ना कि पोजीशन वेक्टर से कोई काम नहीं होता है, तो कभी आपसे गलती नहीं होगा। फिर से रिपीट करें, पोजीशन वेक्टर से कोई काम नहीं होगा। तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा क्या, यहां से आपको निकालना पड़ेगा AB, BC और CD, ये निकल जाएगा। AB का मतलब कितना होता है, OB माइनस OA, या यहां से आप ये भी निकाल सकते हैं, AB निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं। बुक में ज्यादातर ऐसे दिया रहता है, बट वो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अरे आपको सिर्फ 3 वेक्टर चाहिए और कुछ नहीं। मान लीजिए किसी स्पेस में अगर 3 पॉइंट पड़ा हुआ है, यहां 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 यहां, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप AB निकालो, तो वेक्टर तो ये भी निकालना, AC निकालो और AD निकालो, वेक्टर निकला ना। या अगर कोई बच्चा इसको ऐसे निकाल ले, मान लो कि ABCD 4 पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे पोजीशन दिया हुआ है, कोई AB निकाल ले, कोई BC निकाल ले और कोई CD निकाल ले, तब भी तो आपको 3 वेक्टर आ ही रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे निकल रहा है चीज या ऐसे निकल रहा है, 3 वेक्टर चाहिए आपको बस। तो बुक्स में ज्यादातर ऐसे पड़े रहते हैं, तो उससे घबराना नहीं कि एक ही से क्यों लिया, ठीक है। तो आप ये भी निकाल सकते हो, इससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा। करना क्या है, एक बार जब ये तीनों निकल जाएगा ना, जैसे ए भी कुछ भी आया, सपोज ए भी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, तो ए से 2a करोगे तो माइनस ए, माइनस 2b माइनस 3b माइनस 5b, और 3c प्लस सी यानी कि 4c। ऐसे ही आप बीसी निकाल लोगे और ऐसे सी सी डी निकाल लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, -1 -5 और 4, फिर वैसे फिर वैसे। देखो वो 0 आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो कोप्लेनर। ठीक है, नहीं कोऑपरेटिव का हम सिंपल से आपको मतलब समझाए थे कि अगर आपके पास 3 वेक्टर है तो आपको सिंपली क्या देखना है कि उसका जो कोएफिशिएंट है, अगर कोप्लेनर बोल रहा है तो उसका कोएफिशिएंट जो है उसको डिटरमिनेंट में रखते हैं तो वो 0 होना चाहिए। लेकिन ये तो वेक्टर है नहीं, ये तो पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर से कोई काम होता नहीं। एक बच्चे का डाउट है कि नहीं समझ में आया, उसी पे हम बात दोबारा कर रहे हैं। ये तो पोजीशन वेक्टर है, तो पहले इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये पोजीशन है, मतलब आपका यहाँ पे ओ से ओ ये है, ये है, ये ओ बी है, ये ओ सी है और ये ओ डी है। बट आपको यहाँ पे इन पर बात हो रहा है, तो आपको यहां से ए बी ए सी ए डी निकालना होगा। और जब ये वेक्टर निकल जाता है, तो वेक्टर जब भी निकलेगा वो कुछ इस फॉर्मेट में निकलेगा, तो इसके पास कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा, तो आप उसको डिटरमिनेंट में रख के देख लो, अगर वो 0 होता है तो समझ लो वो कोप्लेनर है। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग पोलरिटी के ऊपर, उसके डॉट प्रोडक्ट। मतलब बहुत आप लोग को मुश्किल से हम डॉट प्रोडक्ट पे पहुंचाए हैं, ठीक है। जैसे prove that I minus 2j plus 3k, 2i plus 3j minus 4k and minus 7j
plus 10k are 3 points are कोलिनियर। चलो, ये आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि प्रूफ करो कि कोलिनियर है। ठीक है, अगर ये 2D का क्वेश्चन होता, बात समझिएगा, ये 2D ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता तो आप क्या करते, आप सिंपल ये दिखा देते कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। 2D ज्योमेट्री होता है, एक्स और वाई दो एक्सिस होता, तो आप साफ साफ बोलते एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 इसलिए कोलिनियर। दूसरा तरीका था स्लोप का, आप AB का स्लोप निकाल लेते और BC का स्लोप निकाल लेते, दोनों का अगर स्लोप बराबर होता तब भी बोलते कोलिनियर है। लेकिन ये आपको 3D का क्वेश्चन है। 3D के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक उस तरह से प्रूव नहीं होता है जैसे 2D में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपके पास नहीं है क्योंकि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट आ रहा है, 3 कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला आप नहीं जानते हैं। स्लोप तो 3D में होता ही नहीं है। क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो देयर आर 2 मेथड्स, आप AB का डायरेक्शन निकाल लो और BC का डायरेक्शन निकाल लो। अगर इनका डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन कुछ भी सेम है तो ये कोलिनियर है। और नहीं तो एक और तरीका है कि भाई ये जो दिया हुआ है आपको प्रूव दैट इतना इतना आर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है, पॉइंट लिखा है, पॉइंट का मतलब ये पोजीशन है, पॉइंट लिखा है। ये सब नोटिस करना है कि पॉइंट है, पॉइंट फ्री नहीं होता, आपको बताया हम, तो पॉइंट होता है वो फ्री नहीं होता है, ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ से वेक्टर का निर्माण करेंगे। ठीक है, वेक्टर बनाएंगे। तो हम लोग यहां से जाएंगे OA, दिस इक्वल टू I माइनस 2J प्लस 3। फिर हम ले लेंगे OB, 2I प्लस 3J माइनस 4K। हम चाहेंगे कि अगले क्लास से पहले आप जो पिछला लेक्चर हम बताएं उसको देख के आइए, वीडियो सारा पड़ा हुआ है, उसको देख के आइए, बेहतर होगा आपके लिए, एक समझ डेवलप होगा। ये पॉइंट हो गया, आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। आप क्या करो, यहाँ पे AB निकाल लो और यहाँ पे BC निकाल लो। होगा स्पेस में कहीं पड़ा हुआ कुछ ऐसा, A यहाँ होगा, B यहाँ होगा, C यहाँ होगा, ऐसा पड़ा होगा। तो यानी कि आपके पास दिया हुआ क्या था, OA, OB और OC दिया हुआ था। अब क्या करो, आप AB निकाल लो और दूसरा आप BC निकाल लो। अगर AB को हम BC के टर्म में लिख पाए तो ये कोलिनियर हो जाएगा। यही चीज तो सीखे हम लोग। तो AB कितना हो जाएगा आपके हिसाब से, AB मतलब OB माइनस OA। AB का मतलब कितना हो गया, OB माइनस OA। तो OB माइनस OA करेगा, 2I से आ गया तो I, 3J से 2J मतलब 5J, माइनस 4K माइनस 3K यानी कि माइनस 7K। BC क्या हो, OC माइनस OB, OC माइनस OB माइनस 7J और माइनस, देखो यहां से इसे घटाओगे तो माइनस 2I पहले आएगा, उसके बाद माइनस 7J और माइनस 3J यानी कि माइनस 10J और 10K प्लस 4K यानी कि 14K। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, अगर यहां से माइनस 2 को कॉमन खींच लें तो ये I प्लस 5J एंड माइनस 7K आ रहा है, एंड दिस इक्वल टू माइनस 2AB। तो BC आपका आ जा रहा है माइनस 2AB यानी सम स्केलर इनटू समथिंग। इसका मतलब कि BC पैरेलल टू AB, यानी कि ABC और कोलिनियर वेक्टर में पैरेलल का कोई मतलब नहीं होता है। ये बात हम आपको सिखाएं, इतना क्लास के बाद इतना तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि वेक्टर में पैरेलल का कोई मतलब नहीं होता है, वेक्टर शिफ्ट होता है। तो ABC और कोलिनियर, देखिए एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब क्लियर होगा तब आप सोच पाइएगा, याद नहीं करना होगा फिर आपको कुछ। तो बिना टाइम को गवाते हुए हम लोग डॉट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक इज डॉट प्रोडक्ट। 1 मतलब 1 घंटा 23 मिनट का क्लास हो गया। स्लो है लेकिन पढ़ाएंगे ना, ना अब ना, नहीं अब, हाँ पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, थोड़ा सा तो बनता है। स्टार्ट तो कर दें, अगले क्लास में भरोसा हो रहा है कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो कर दें कम से कम, थोड़ा सा बनाने दीजिए, 15-20 मिनट। 1.5 घंटा भी नहीं होता है, आप लोगों को परेशानी होने लगता है। याद करिए वो समय जब हम लोग 2-2 घंटा पढ़ते थे, कैसे हो गए आप लोग। हटा दें,
देखिए अभी तक आपको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, बहुत मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि यहाँ से क्या समझ में आता है। क्योंकि अगर आप स्कूल एग्जाम्स अगर देते हैं, तो आपके पास 2 ही टॉपिक है, डॉट एंड क्रॉस। ठीक है? ये एक अच्छा बात है कि पिछले 3-4 क्लासेस जो आप पढ़े हैं, ठीक है? जो लोग कॉम्पिटिटिव नहीं तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ बोर्ड्स के लिए हैं, उनको भी ये क्लासेस नुकसान नहीं करेगा, ये काम आपको 3D में देगा। हाँ, लेकिन जब स्केलर ट्रिपल वगैरह पढ़ाएँगे तो आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसको करने का, तो वही लोग करें जिनको यूज़ है, बाकी लोगों को करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्लासेस आपका बेकार नहीं जाएगा। तो चलिए बिना समय गँवाए हम लोग बढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। समझते हैं क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स भी बोलते हैं। मतलब हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे हैं। और जैसा कि वेक्टर्स में जो प्रोडक्ट रूल होता है 2 तरह का होता है। एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। पता नहीं ये लोगों को 2-2 का ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है? अच्छा, डॉट को ये लोग स्केलर बोलते हैं और क्रॉस को ये लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। जब वेक्टर पढ़ा रहे हो तो वेक्टर ही प्रोडक्ट पढ़ाओ, जो स्केलर क्यों पढ़ाते हो? पता नहीं कुछ है ऐसा। एक्चुअली आपको ये समझना है कि डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, ज्योमेट्रिकली क्या इस्तेमाल है। डॉट प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2 वेक्टर के बीच में एंगल। जैसे मान लो किसी तरीके से आपको एक वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो मालूम पड़ गया। मान ली कोई एक वेक्टर है, इसका आप किसी तरह से डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन पता कर लिए, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन पता कर लिए और एक दूसरे वेक्टर का भी आप डायरेक्शन पता कर लिए। अब सवाल ये है कि इन 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालोगे? पिछले जितना भी हम लोग यहाँ पे लेक्चर्स हुए हैं, ऐसा कोई सिचुएशन हम लोग नहीं देखे थे। देखे थे? याद करिए। आपको एक वेक्टर का डायरेक्शन पता चल गया, दूसरे वेक्टर का भी डायरेक्शन आपको पता चल गया। याद करिए जब हम लोग 2D पढ़ते थे तो अगर आपको लाइन का स्लोप पता चल जाता था, तो ये भी पता चल जाता था कि वो लाइन क्या एंगल वैंगल डेवलप कर रहा है। मतलब आप पढ़े थे, याद है, शायद आपको याद होगा कि अगर आप इसका स्लोप पता कर लिए, इसका स्लोप पता किए और ये आपको जानना है, तो आप पढ़े थे शायद ऐसा कुछ। याद आ रहा है कुछ? एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ऐसा कुछ पढ़े थे। याद करिए। यहाँ पे क्या था, इस लाइन का स्लोप पता था, इस लाइन का स्लोप पता था, इसके बीच का एंगल पता करना है। तो क्या फॉर्मूला दिया गया था, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 into m2। लेकिन इसी तरीके से अगर 3D में भी हो जाए कि आपको इसका डायरेक्शन कोसाइन पता है, आपको इसका भी डायरेक्शन कोसाइन पता है और इसके बीच का एंगल आपको निकालना है, तो यही चीज हम लोग को डॉट प्रोडक्ट सिखाता है। समझा है डॉट प्रोडक्ट का यूज? दूसरा एक और इस्तेमाल इसका कि अगर मान ली ये वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर को का कंपोनेंट हम इसके डायरेक्शन में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन वर्ड भी यूज करते हैं। प्रोजेक्शन तो खैर मैग्नीट्यूड के सेंस में आएगा और अगर हम कंपोनेंट बोलते हैं तो वो वेक्टर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, मतलब ये वेक्टर रिजॉल्व जो हम लोग करते हैं वेक्टर्स को इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, वो आपको यही डॉट प्रोडक्ट सिखाते हैं। ठीक है। अच्छा मान ली अब देखिए हम यहीं से कहानी बनाना प्लॉट करना स्टार्ट किए हैं कि मतलब डॉट प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है वो आपको 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। एक काम तो ये पड़ता है इसका, और दूसरा काम इसका ये पड़ता है कि हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का स्टडी इसके जरिए करते हैं, जहां पे प्रोजेक्शन या कंपोनेंट वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। अब सवाल ये कि ये पहली बार जब आया होगा तो कैसे आया होगा, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। अब कोई मतलब इसका फैक्ट नहीं है, कोई मतलब प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है इसका, हम एक अंदाजा की बात कर रहे हैं और हमने भी जहां से पढ़ा वो लोग ने भी अंदाजे में बताया है। तो ऐसा नहीं कल आपको अगर कहीं से मिल जाए तो समझिएगा वो भी अंदाजा ही था। ठीक है, तो कोई ऐसा ये नहीं है कि मतलब इसका कोई प्रॉपर प्रूफ है हम लोग के पास पीछे पड़ा हुआ कि ये यहीं से आया होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है कि डॉट प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए करते हैं। तो मान ली कोई साइंटिस्ट या कोई मैथमेटिशियन अगर ये काम लेके बैठा होगा तो उसके दिमाग में कुछ बात आया होगा कि भाई अगर मान लीजिए सपोज करिए कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है और इस 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो कैसे निकालें। तो शायद उसके दिमाग में ये बात आया होगा कि भाई एक कोसाइन रूल आप पढ़े, अगर एक ट्रायंगल बन जाता है, शायद देखिए हम पहले कहानी बना दे रहे हैं, मान लिए कुछ ऐसा ए बी सी, और अगर हम कॉस ए कर ले तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया,
तो cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। शायद आप पढ़े होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का। अब कोई बच्चा बोलेगा कि हम नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी वो कोसाइन रूल तो सब लोग पढ़ा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं यूज होता है। कोसाइन रूल कई बार यूज हुआ है, ठीक है, ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आप 2 साल पढ़े हैं फिजिक्स, कहीं पे आपको बताया नहीं गया होगा। किसी को बताया गया कि ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा कैसे आया? कोई बच्चा? हमने 50 बच्चा तो जरूर अभी बैठा हुआ है, कोई कुछ भी? पूरा फिजिक्स पढ़ लिया वो? नहीं, कोई टीचर ने कभी, जबकि शुरू में काफी टाइम पास होता है। अच्छा, बताया गया था कि रट लो बेटा। अच्छा मैंग का कहना, मैंग पता चलेगा तो हमको उसका लिंक भेजना, हम देखना चाहेंगे। एक बोला यूट्यूब पे है, वो लिंक भेजना। चलो, हम मुझे भी जानना है। खैर चलिए, मेरे पास भी कोई प्रॉपर आंसर नहीं है इसका, लेकिन चलिए फिर भी हेल्प करते हैं, अपना भी और आपका भी। तो अगर दो वेक्टर के बीच के एंगल की जब बात होगी, और कोई साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन को प्रूव कर रहा होगा, तो उसके दिमाग में कुछ बात चल रहा होगा। वो सोचा होगा कि भाई ट्रायंगल में अगर कोई एंगल निकालना होता है, कोई ट्रायंगल में, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है। अच्छा, इससे एक बात और साबित होता है कि ये पहले प्रूव हुआ, यानी कोसाइन रूल शब्द लगता है पहले आ गया था, बाद में वेक्टर डेवलप हुआ है। कह नहीं सकते, लेकिन सोचने वाला को सोचा होगा इस तरह से। तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये एंगल निकालना है, मान ली ये एंगल आपको निकालना है, तो बोलता है कि ये साइड ध्यान दो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और उसके सामने वाले का माइनस करके 2bc कर लो। नहीं लग रहा कुछ कुछ आइडिया? 2bc cos a ऐसी तो कुछ रहता है ना, देखो तो, ऐसी ना कुछ रहता है, मॉड a मॉड b cos थीटा ऐसे करके कुछ रहता है। चलिए ट्राई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्पेस में 2 पॉइंट लेते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं। सपोज करिए स्पेस में हम 3 पॉइंट लेते हैं। एक ले लेते हैं ओरिजिन, एक ले लेते हैं हम लोग x1 y1 और z1, और एक ले लेते हैं हम लोग x2 y2 और z2। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिला देते हैं इसको। ये ले लीजिए आप OA, ये ले लीजिए OB। तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या, OA जो है आपका x1i प्लस y1j एंड z1 के, और OB आप ले लो x2i प्लस y2j एंड z2 के। ठीक है, जब कोई प्रूफ कर रहा हो तो उसके दिमाग में एक बात चला होगा, मान लीजिए थीटा, सपोज करिए ये दो वेक्टर है, उसके बीच का एंगल थीटा हम लोग को निकालना है। तो वो क्या किया कि एक आपको बना लिया ट्रायंगल, ठीक है। अब वेक्टर है तो भाई डायरेक्शन होगा, वेक्टर है तो लेंथ होगा उसके पास, मतलब ये चीज उसके पास नोन था पहले से। अगर ये वेक्टर है तो ये डिस्टेंस तो उसके पास नोन है, और OB ठीक है। तो भाई ये डिस्टेंस उसको पता है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट कोई ना कोई ये लेगा, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा? ये डिस्टेंस आ जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर एंड z1 स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? एंड सिमिलरली अगर OB के डिस्टेंस की बात करें तो x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर एंड z2 स्क्वायर। एंड व्हाट इज AB? तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर आप आइएगा तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज OA? तो OA इज द रूट अंडर x1 स्क्वायर। देखिए अभी तक हम कहीं पे वेक्टर नहीं यूज किए हैं, नोटिस करिए। एंड दिस इक्वल टू x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर एंड z2 स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रफली ओपन करते हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, और ये माइनस साइन जब जाएगा तो इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस,
तो ये और ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन के बाद शायद कुछ ऐसा बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x1 x2 2y1 y2 एंड 2z1 z2, वो 2 इस 2 से कट जाएगा। तो लास्ट में जो बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, x1 x2 प्लस y1 y2 एंड z1 z2, और नीचे में आपके पास आ जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर एंड z1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर एंड z2 स्क्वायर। अच्छा नोटिस करिए, तो ये आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि OA जो है आपको अगर वेक्टर के फॉर्म में होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। एक काम करते हैं, इसका नेमिंग कुछ कर लेते हैं, इसको वेक्टर A पढ़ लेते हैं, इसको वेक्टर B पढ़ लेते हैं। तो आप इस बात से सहमत हैं कि इसको हम ये बोल सकते थे? तो देखिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। तो ध्यान दीजिएगा, इस रिजल्ट को आप कुछ इस हद तक बोल सकते थे, और क्या इस रिजल्ट को आप ऐसा बोल सकते थे? तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा पॉसिबल था, x1 x2, लेकिन जो मैथमेटिशियन ने सोचा होगा वो कुछ इस तरह से सोच के आया होगा। देखो वो क्या किया होगा, समझने की कोशिश करेगा, ये डिस्टेंस है और ये वेक्टर का स्टडी कर रहा है, तो वेक्टर का डिस्टेंस भी तो यही होगा। तो इसका मतलब ये वेक्टर है तो इसका डिस्टेंस मॉडुलस से दिखाते हैं, तो ये तो डिस्टेंस ही शो कर रहा है, तो इसको मॉड ए बोल सकता था। एंड सिमिलरली ये भी डिस्टेंस है तो इसको मॉड भी बोल सकता था डिस्टेंस के हिसाब से, यानी इस रिजल्ट को मॉड भी होगा। तो प्रूविंग करने वाला जो लोग भी होगा वो ये वाला पार्ट तो लग रहा है कुछ नॉन नॉन टाइप का। अब देखिए, अब यहाँ अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ए वेक्टर है वो कुछ इस तरह का है, और जो बी वेक्टर है वो कुछ इस तरह का है। तो देखो, इसका इन लोगों को कुछ नाम देना था, इसका इन लोगों को कुछ नाम देना था, और ये कंपोनेंट टाइप का लग रहा है कि एक्स एक्स के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, वाई वाई के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हुआ, जेड जेड के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो गया, तो इन लोगों ने शायद इसका नाम ए डॉट भी बोल दिया। कुछ तो नाम देना था, तो ये नाम है, ए डॉट भी एक नाम है, हो सकता है ए ट्रेंगल भी होता, हो सकता नाम ऐसा ना करके ऐसा रख देता, हो सकता नाम ऐसा ना रख के ऐसा रख देता, वो ऐसा ना रख के घिरनी बना के ऐसे कर देता, वो कुछ भी कर सकता था। तो उसको लगा कि ये मल्टीपल वाला केस है, तो एक काम करते हैं, इसको ए डॉट बी कर देते हैं। यहाँ पे नेमिंग करना था, इसके बदले में कुछ ना कुछ नेमिंग करना था। अच्छा यहीं से जानते हैं, वो हम जो पढ़ते हैं ना कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव और वो सब लॉ, यहां से पॉसिबल था। कैसे? ए तो ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको कुछ ऐसा लिख दें, x1i प्लस y1j प्लस z1k डॉट, और यहाँ पे x2i प्लस y2j प्लस z2k, ध्यान दीजिएगा, एंड मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। देखिए, तो यहां से एक बात और साबित हुआ, ठीक है, देखिए एक कंसेप्ट यहां से और तैयार हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं फिर समझाते हैं फिर लिखते हैं इसको, ध्यान दीजिए। ये थीटा क्या है? दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो अगर वेक्टर मान ली कुछ इस फॉर्म में चल जाए, ध्यान दीजिएगा, ए और बी इस फॉर्म में चल जाए, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90। तो इसका मतलब कि cos 90 क्या होगा? 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 क्या हो जा रहा है? 0 हो रहा है, 0। क्लियर है? तो देखिए, अब यहां पे इसके बदले में कुछ नेमिंग करना था, ऐसा नेमिंग जो आपको ए और वेक्टर बी के फॉर्म में हो। तो यहां पे देखने वाला क्या बात है, नोटिस करिएगा, ये कंसेप्ट हम जानबूझ के यहां पे लिखे समझने के लिए। देखिए ध्यान से देखिएगा,
इस चीज को अगर आप समझते हैं तो आप समझ पाइएगा बात को कि वैसे क्यों लिखा गया होगा। मेरे को पता है कि थीटा जो है भाई, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से तो एंगल 90 बना देगा, और अगर एंगल 90 बनता है तो cos 90 0 होता है, इसका मतलब ये रिजल्ट 0 है। तो इसका इनका मतलब हुआ कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो यहां से ये बात प्रूव हो गया, यहां से ये बात प्रूव हुआ कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो आपका जो रिजल्ट, ये रिजल्ट जो है वो 0 हो जाएगा, ये रिजल्ट। तो हम लोग को पता है कि आई और जो वेक्टर जे है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी इससे ये बात समझ में आया कि आई डॉट जे जो होगा वो 0 होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो इसका एक और मतलब यहां पे निकालेंगे कि अगर थीटा को हम 0 ले लें, थीटा को हम 0 ले लें तो cos 0 1, तो यानी देखिए अगला जो लाइन लिखाया गया वो इस कंसेप्ट को जरूर सोचा गया होगा कि ये आपका दोनों का डॉट 0 है। तो देखिए कहानी क्या बना होगा, इस जगह को मिटा रहे हैं, तो जब ये लिखा गया होगा, ध्यान से देखिएगा, जब इस रिजल्ट को इस फॉर्म में लिखा गया होगा, ध्यान देगा, तो अपने आप देखिए ये सब चीज बनना चालू हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव है। देखिए अगर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता ना तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव होना मस्ट कंडीशन। हम ये लॉ पढ़ नहीं रहे, ये हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव करना पड़ेगा, मतलब ये मतलब कोई अब ये आ रहा है, खुद से आ रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हुआ तो कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब x1 और x2 यहाँ पे रिजल्ट है, लेकिन ध्यान दीजिए x1 जब y2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हुआ। क्यों 0 हुआ? क्योंकि i डॉट j कितना हो गया? 0। और ये बात यहां से प्रूव हो रहा था कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होगा तो भाई 90 होगा। यानी अगर ये वाला पार्ट इसका 0 हो रहा है, ये वाला पार्ट, तो बताइए देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये इसके साथ भी जा रहा है, ये इसके साथ भी जा रहा है, ये इसके साथ भी जा रहा है। तो देखिए पहले ये बात साबित हो गया कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होगा तो 0 होगा। तो यानी कि ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट तो 0 आना तय हो गया था, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट 0 आना तय हो गया था। और सेम वेक्टर में भी हम लोग देख लिए कि अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा, आई डॉट आई तो यूनिट है। तो इसका ये मतलब है कि इस कंसेप्ट को हम ऐसा लिख सकते थे। ये क्यों लिखाया? वो इसलिए लिखाया कि यहां पे हम लोग को पता चल गया कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो भाई इसका रिजल्ट 0 आएगा, इसका रिजल्ट 0 आएगा, मतलब आई डॉट जे या आई डॉट जे का रिजल्ट 0 आएगा। पहले पता चला है, पहले आई डॉट के रिजल्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख रहे हैं, और इसको हम पढ़ सकते थे क्या? ए, और इसको क्या पढ़ सकते थे? बी, और दिस इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दिस इज अ फॉर्मूला। यानी कि अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और ये थीटा है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मेरे को नहीं मालूम कि ये प्रूविंग सही है कि नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो मिला दिए हम आपको, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट जो लोग भी इसको प्रूफ किया होगा जरूर इस एंगल से जरूर सोचा होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक नहीं था मयंक? ठीक है, आप लोग 2 साल से फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्या? ओके, चलिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, एक बच्चा बोला पूरा समझ में नहीं आया तो हम वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा क्या बोले अब आप लोगों को, ठीक है। लेकिन देखिए बहुत प्रॉपर तरीके से हम समझाने का कोशिश किए हैं, और हम 15-10 मिनट इसलिए लिए कि हम चाह रहे थे अगले दिन क्वेश्चंस पे काम करें, ठीक है। तो अगले दिन हम इसके कंपोनेंट पे काम करेंगे, अगले दिन हम फिर इसके प्रोजेक्शन पे काम करेंगे, अगले दिन कई क्वेश्चंस पे और हम लोग काम
करेंगे। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और कोशिश किए कि पूरे हद तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो कि कौन सा चीज कहाँ से कैसे बना। हाँ, भूख लग गया है, लंच नहीं किए हैं, अब छुट्टी चाहिए। नहीं नहीं, हम खा पी के आए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए।